हेलो बच्चों, तो आज हम आपका जो चैप्टर है वैसे तो कंप्लीट हो चुका है ये, पर आज हम आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एनसीईआरटी रीडिंग लेंगे। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हम आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो प्रिसीडिंग सेक्शन मतलब हमें पहले बताया जा चुका है कि हमारे पास जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें एक बात पता चल गई थी कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें 99.9% जो बेस सीक्वेंस है वो आप ही क्या पाई जाती है, आपकी सिमिलर पाई जाती है। और आपका जो 0.1% होता है, ये 0.1% आपको और हमें सबको क्या बनाता है, अलग बनाता है। किस फॉर्म में अलग बनाता है? आपकी फिनोटाइपिक अपीयरेंस में, मतलब जैसे आप दिखते हो उस हिसाब से आपको अलग बना रहा होता है। अगर एक इंसान चाहे, कोई एम करे कि वो दो इंडिविजुअल के बीच में आपका जेनेटिक डिफरेंस निकालना चाहता है किसी एक पॉपुलेशन में, तो वो क्या कर सकता है? वो ये करेगा भाई कि पूरा का पूरा डीएनए लेगा, 2 सेट्स ऑफ, मतलब आपके कितने डीएनए होते हैं, मतलब आपके पास कितनी पेयर होती है, 2। तो वो आपके बेसिकली आपके दोनों ह्यूमंस का डीएनए लेगा और उन दोनों सीक्वेंसेस को, मतलब उन दोनों डीएनए को क्या करेगा, सीक्वेंस करेगा, एक दूसरे के सामने रखेगा और पता लगाएगा भाई कौन सी चीज़ डिफरेंट है, कौन से एरिया में सिमिलरिटी है। तो अगर हम बात करें, हमारे पास 3 × 10⁻6 बेस पेयर्स होता है। तो बेटा इतने बड़े डीएनए को अगर आप सीक्वेंस करो एक दूसरे के सामने रखकर, तो वो क्या हो जाएगा, डॉन्टिंग, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा और बहुत महंगा भी होगा। लेकिन आप ये कहो मैम आप 0.1% डिफरेंट हो एक दूसरे से, हम सब, आप इसको सीक्वेंस कर लो ना। बेटा 0.1%, 3 × 10⁻6 का 0.1% भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ना तो आप इस तरीके से डिफरेंस निकाल सकते हो, ना ही आप इस तरीके से डिफरेंस निकाल सकते हो। इसलिए हमने क्या मिला, हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत क्विक है। किस लिए क्विक है? क्योंकि इसमें आपको डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर नहीं करना पड़ता दो इंडिविजुअल के। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंसेस को, तो हम कौन सा एरिया लेते हैं? हम वो एरिया लेते हैं जिसमें आपके रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें आपके पास बहुत ही स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, मतलब एक स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए अपने आप को बहुत बार रिपीट कर रहा होगा। ये एक डीएनए है, इस डीएनए में मान लो ये एक स्मॉल स्ट्रेच है, ये स्मॉल स्ट्रेच अपने आप को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा बहुत बार। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा? रिपीटेटिव डीएनए। अगर आप बात करो इस रिपीटेटिव डीएनए को, मतलब अपने पूरे डीएनए को आपने जब सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो आपके पास 2 पीक आए। एक पीक में आपको क्या देखने को मिला था? आपका बल्क मतलब जो मेजर डीएनए है वो, और एक में आपको देखने को मिला था आपका सैटेलाइट डीएनए। मतलब एक पीक तो मिली थी आपको आपके बल्क डीएनए के देखने को, और एक छोटी पीक मिली थी आपको आपके सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए मतलब इस रिपीटेटिव डीएनए की देखने को। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है, इसमें आपके 80 सीक्वेंस भी हो सकती है, मतलब ये 80 रिच भी हो सकता है, जीसी रिच भी हो सकता है। दूसरा, इसकी लेंथ छोटी भी हो सकती है, मतलब ये रिपीट्स छोटे भी हो सकते हैं, ये रिपीट्स बड़े भी हो सकते हैं। और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, मतलब जितनी यूनिट अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। मान लो ये सीक्वेंस अपने आप को किसी में 4 बार रिपीट कर रही है, इस किसी में 4 बार रिपीट कर रही है, इसे कहते हैं नंबर। लेंथ का मतलब 3 बेस प्रेजेंट है या फिर आपके 2 बेस प्रेजेंट है। ठीक है, इस बेस पे इस बेस के ऊपर आपके जो भी डीएनए है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है आपका मिनी सैटेलाइट। माइक्रो और मिनी का मतलब बेटा ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ बेसिस अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। इस बेस पे माइक्रो सैटेलाइट बना दिया, दूसरा क्या बना दिया आपका मिनी सैटेलाइट। अब दूसरा बोला, जो ये सीक्वेंस अपने आप को रिपीट कर रही होती है ना बेटा, ये आपके किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती। मैंने आपको बोला था आपके 2 तरह के डीएनए में 2 तरह की कोडिंग होती है, एक जो प्रोटीन के लिए कोड करे, एक वो एरिया जो प्रोटीन के लिए कोड ना करें। तो हम रिपीटेटिव डीएनए हमें किस में देखने को मिलता है? उस एरिया में जो कि आपके किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे ह्यूमन डीएनए का एक बहुत बड़ा पोर्शन जरूर बनाती है। मतलब प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, पर ह्यूमन डीएनए क्या बना देती है? पोर्शन बना देती है। अब लिख रखा है ये जो सीक्वेंसेस हैं जो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, ये बहुत ही हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाती है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मतलब, मान लो ये जो सीक्वेंस है, तुमने कहा कि AGT सीक्वेंस अपने आप को बहुत बार रिपीट कर रही है, तो बेटा ये ह्यूमन टू ह्यूमन पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएगी। मतलब एक ह्यूमन में 3 बार पाई जा सकती है, किसी ह्यूमन में ये 50 बार भी पाई जा सकती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा ये कि आपका जो, एक सेकंड रुको बेटा,
तो देखो, अगर हम बात करें कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये जो सीक्वेंसेस होती हैं ये आपके अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग नंबर पे पाई जाती है, इसलिए ये दिखाती है पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज़्यादा अपनी स्ट्रक्चर दिखा रही होती हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बन जाता है। आप क्या कर सकते हो, एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पकड़ सकते हो और ये देख सकते हो कि वो सीक्वेंस एक के अंदर कितनी है, दूसरे के अंदर कितनी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा बेटा, इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों ह्यूमन्स के अंदर। अब अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए तो आपके हर टिश्यू में पाया जाता है, चाहे ब्लड हो, हेयर हो, बोन हो, स्लाइवा हो, स्पर्म हो, ठीक है। तो होगा ये कि आपके अगर एक 1 नंबर क्रोमोसोम में अगर मान लो कोई एक सीक्वेंस 5 बार प्रेजेंट है, तो आपकी जितनी भी बॉडी है उनकी सारी जितनी सेल्स है उसके फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस 5 बार ही प्रेजेंट होगी। इसका मतलब एक इंडिविजुअल में तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, सेम। मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 में अगर 5 बार आपकी रिपीट्स हैं तो यही 5 बार की रिपीट्स आपके हर क्रोमोसोम के फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम में पाई जाएगी। तो हर सेल में हमारे पास तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा, सेम डिग्री का होगा। पर अगर मैं 2 इंडिविजुअल को कंपेयर करूं तो उनमें पॉलीमॉर्फिज्म क्या होगा बेटा, डिफरेंट डिग्री का होगा। ये बात हमें बहुत ही अच्छी पता चली और इस बात से हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में। फॉरेंसिक मतलब जहाँ पे हम ये पता लगाते हैं कि सेम डीएनए है या डिफरेंट डीएनए है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो फर्दर पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो ये इनहेरिटेबल होता है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये आपके पेरेंट से आपकी प्रोजेनी में जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ने इस बेस को यूज़ करा और पैटर्निटी टेस्टिंग करी। मतलब जब आप ये पता लगाते हो कि माँ बाप कौन से टाइप के हैं, पैटर्निटी टेस्टिंग करी और जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे पैटर्निटी टेस्टिंग की जाती है उसको समझा। अब देखो अगला पैराग्राफ, एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। अच्छा, अब हमने बोला कि जेनेटिक मैपिंग जो हम यहाँ पे फिंगरप्रिंटिंग करने वाले हैं उसका बेस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो है बेटा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ह्यूमन में और दूसरे ह्यूमन के अंदर जो आपका डिग्री ऑफ रिपीट्स है, एक पर्टिकुलर रिपीट की डिग्री मतलब कितने नंबर हैं, उन्हें हम क्या बोला, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। तो वो इसका बेस है। और अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को पहले समझें। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल जो कि म्यूटेशन से अराइज होती है। मतलब ये एक ह्यूमन है, इस ह्यूमन में जो रिपीट है वो 5 बार पाई जा रही है और इस ह्यूमन में रिपीट 6 बार पाई जा रही है। तो ये आया कैसे होगा, रिपीट कैसे चेंज हुई होगी बेटा, ये रिपीट चेंज होगी म्यूटेशन से। किससे चेंज होगी बेटा, म्यूटेशन से। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि देखो न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल और इन जर्म सेल। सिंपली एक बात बोली जा रही है, म्यूटेशन कैसे कहाँ अराइज होती है, क्या तो म्यूटेशन किसी के जर्म सेल में अराइज होंगी, जर्म सेल में मतलब उसके गैमेट्स में अराइज हो सकती हैं, या फिर उसकी जो सोमेटिक सेल्स होती है जो तुम्हारी बॉडी बनाती हैं उन सेल में अराइज हो सकती है, ठीक है। अगर हमारी जर्म सेल में कोई म्यूटेशन है तो जर्म सेल की म्यूटेशन जो होती है वो आपके जो इंसान है उसको इम्पेयर नहीं करती। मतलब उस पर कुछ इस तरीके से दिक्कत नहीं डालती हैं और ये कहीं ना कहीं जो जर्म सेल की म्यूटेशंस होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, क्योंकि जर्म सेल्स जो होती है बेटा वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाती हैं, इसलिए सब दूसरे इंडिविजुअल में चली जाएंगी। इंडिविजुअल में जाते ही ये क्या करेंगी, आपकी स्प्रेड हो जाएंगी। स्प्रेड मतलब पूरी पॉपुलेशन में घूम जाएंगी और पॉपुलेशन घूमने के दौरान क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी पॉपुलेशन बन रही है, अगर उन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल में कोई म्यूटेशन आ जाती है तो वो म्यूटेशन क्या होती है, आपकी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो, allelic sequences variation has traditionally been described as a DNA polymorphism. It more than other variant at a locus occur in human population with the greater frequency than 0.01. इन सिंपल टर्म्स एक बार इस बात का मतलब समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको ये कहानी जो आपकी लिखी हुई है ना, एक बार इसका मतलब समझने की कोशिश करना। देखो एक लाइन लिख रखी है यहाँ पे कि आपका होता ये है कि देखो ऐसे समझो कि अलील क्या होते हैं। अलील क्या होता है बेटा, अलील का मतलब होता है, मान लो आपका ये मदर का क्रोमोसोम है यहाँ पे एक ह्यूमन के अंदर, ये उसके फादर का क्रोमोसोम है। तो होता ये है कि अगर यहाँ पे एक जीन पाया जा रहा है आई कलर के लिए, तो यहाँ पे मान लो ब्राउन पाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी सेम जगह पे आपके पास आई कलर के लिए जीन पाया जाएगा, पर वो कलर कैसा देगा, मान लो वो दे रहा है येलो, ऐसे मान लो येलो। तो देखो अलील क्या होती हैं, एक ही जीन, देखो जीन तो देगा कलर, तो जीन तो सेम होना चाहिए,
पर वो जीन दो तरह के कलर दे रहा है, एक दे रहा है ब्राउन, एक दे रहा है येलो। तो ये होते हैं अलील्स। अलील्स क्या होते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन क्या कहलाती है? अलील। ये यूँ कह रहा है कि अलील का पाया जाना, एक ह्यूमन में अलील्स का पाया जाना ये बताता है कि कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये जो वेरिएंट है आपका, जो ये चीज़ है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 1% हो, ठीक है। लेस देन 1% का मतलब कि जो ये वेरिएंट है, जो ये येलो कलर का वेरिएंट है, जो म्यूटेशन से ये अलील बन के आई है, ये आपकी लेस देन 1% पॉपुलेशन में पाया जा रहा हो तो ऐसी म्यूटेशन को हम हेरिटेबल नहीं बोलेंगे। मतलब अगर मान लो किसी ह्यूमन में जो आई कलर का जीन था, जो कि कलर ही बना रहा है, इसने अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करके, प्रोटीन तो सेम बनाएगा कलर, पर अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करा और प्रोटीन बनाने लग गया अब येलो कलर का। अगर ये येलो कलर की अलील वाला हिस्सा लेस देन 1% पॉपुलेशन में जा रहा है तो ये हेरिटेबल म्यूटेशन नहीं होता। मतलब ये म्यूटेशन आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होके एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ग्रेट हो गई, मतलब ज़्यादा हो गई, इसका मतलब मान लो कि पूरे 100 लोगों में से जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म में तो पक्का पक्का ये वाली अलील जो म्यूटेट होके आई है पाई ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो म्यूटेशन होती है यहाँ पे क्या हो जाएगी? हेरिटेबल। क्या हो जाएगी बेटा? हेरिटेबल हो जाएगी। और ये म्यूटेशन जब हेरिटेबल हो जाती है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी पॉपुलेशन में, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोल देते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। सिंपली एक बात बोली जा रही है कि अगर आपकी कोई म्यूटेशन है किसी जीन की अलील में, देखो सिंपली ऐसे समझो एक बार, मान लो अभी तक आपके पास जो आई कलर का जीन है, कौन सा जीन है? आई कलर का जीन है। जो आई कलर का जीन है, आई कलर के जीन के 2 अलील्स हैं ह्यूमंस में, मान लो एक तो ब्लैक आई, एक ब्राउन आई, ठीक है। अब हुआ ये कि आपके पास कुछ म्यूटेशन हुए, ठीक है, ये एक बंदा था, इसके अंदर म्यूटेशन हुई, तो उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन तो सेम था, ठीक है, लेकिन इस जीन में थोड़ी सी म्यूटेशन हो गई तो कलर तो ये बना रहा है, प्रोटीन तो ये कलर ही बना रहा है, लेकिन अलील चेंज हो गई, मान लो येलो अलील हो गई अभी। और ये येलो अलील अगर ट्रांसफ़र होने लगी तो बेटा ये इसकी फ्रीक्वेंसी थी कम से कम 0. मतलब बिलो वन फ्रीक्वेंसी हुई। बिलो 1 फ्रीक्वेंसी मतलब जब ये येलो अलील इनहेरिट होने लगी तो ये इनहेरिट बहुत कम हुई, बहुत रेयर ऑफ रेयर हुई, तो अभी इसका नाम क्या होगा? म्यूटेशन। क्या होगा? म्यूटेशन। पर अगर ये येलो कलर की जीन या फिर अलील आपकी 100 में से एक इंसान में आने लग गई, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, 1% से ज़्यादा हो गई, तो अब हम इसको बोल देंगे आपका पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोल देंगे बेटा? पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिंपली ये बोला गया है किसी भी म्यूटेशन को इनहेरिटेबल तब कहेंगे जब वो क्या होगी? आपकी अबोव 1% होगी और बहुत सारे लोगों में देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोगों में फैली देखने को मिलेगी, तब उसे हम क्या कहेंगे? आपकी इनहेरिटेबल म्यूटेशन। क्या कहेंगे बेटा? इनहेरिटेबल म्यूटेशन। फिर बेटा वो म्यूटेशन नहीं कहलाती, फिर वो आपकी पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? आपकी पॉलीमॉर्फिज्म में। तो सिंपली ये बता रखा है अगर आपके जर्म सेल के अंदर कोई भी चेंज होता है तो वो जर्म सेल का जो चेंज है वो आपका स्प्रेड होता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। अगर आपकी पॉपुलेशन ने ज़्यादा उस चेंज को एक्वायर कर लिया तो वो आपका एक तरह से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बन जाता है। अगर आपकी पॉपुलेशन उस चेंज को एक्वायर नहीं कर पाई, मतलब आपकी कम से कम पॉपुलेशन ने उस चेंज को एक्वायर करा, तो वो म्यूटेशन रह जाती है जिसका नाम होता है बेटा रेयर म्यूटेशन। क्या होता है? रेयर म्यूटेशन। अब देखो आगे, अब इन्होंने बोला ये जो वेरिएशन आती है कौन सी? जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वाली, वो वेरिएशन जो कि आपकी कहीं ना कहीं रह जाती हैं, वो ऑब्जर्व होती है आपकी नॉन कोडिंग डीएनए में। किस में होती है बेटा? आपके नॉन कोडिंग डीएनए में। मतलब सबसे ज़्यादा जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो कहाँ देखने को मिलता है? आपके नॉन कोडिंग डीएनए में देखने को मिलता है। क्योंकि देखो नॉन कोडिंग डीएनए में अगर कोई चेंज हुआ तो इंडिविजुअल पे, जो भी मनुष्य के अंदर वो चेंज आया है, उसमें कोई इमीडिएट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पे कोई इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसका मतलब वही वाली बात है, आपके डीएनए में एक प्रोटीन वाला पोर्शन होता है और एक ऐसा पोर्शन होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो अगर ना प्रोटीन बनाने वाले में चेंज आ जाता है तो वो जो
म्यूटेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहेंगे, प्रोटीन बनाने में आ जाता है तो बेटा वो म्यूटेशन अपने आप को दिखाएगी तो क्या पता इंडिविजुअल को ही ख़त्म कर दें। इसका मतलब ये जो म्यूटेशंस होती हैं जो आपके नॉन कोडिंग प्रोटीन वाले पार्ट में होती हैं, ये आपके कहीं ना कहीं जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होती रहती है और ये रीज़न बनती है, एक बेस बनती है आपके पॉलीमॉर्फिज्म का या फिर आपकी वेरिएबिलिटी का। मतलब अगर आपको कोडिंग पार्ट में चेंज करना है तो जर्म लाइन में चेंज करो, ठीक है, तभी वो म्यूटेशन बनेगी। लेकिन आपका जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसमें अगर म्यूटेशन आई जा रही है तो बेटा वो तो पॉलीमॉर्फिज्म आराम से बन सकती है क्योंकि वो एक्यूमुलेशन ज़्यादा दिखाती है। अब इसने बोला कि जो ये पॉलीमॉर्फिज्म हम कह रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कोई सीक्वेंस रिपीट होती है, ये सीक्वेंस सिंगल बेस की भी हो सकती है, मतलब ए अपने आप को रिपीट कर रहा हो, या फिर हो सकता है ए सी अपने आप को रिपीट कर रहा हो, तो ये बेटा वेरी करता है। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पीशीशन, इवोल्यूशन के लिए और स्पीशीशन का मतलब होता है बेटा जब आपकी एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज़ अपनी पहले वाली स्पीशीज से थोड़ी अलग दिखने लगे, तो स्पीशीशन में और इवोल्यूशन में चेंज में आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटा ये सीधी लाइन आती है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये इवोल्यूशन में भी रोल प्ले करता है और स्पीशीशन का मतलब आपकी दूसरी स्पीशीज, स्पीशीशन का मतलब ये होता है बेटा अगर ह्यूमन से डिफरेंट कोई स्पीशीज़ बन जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे स्पीशीशन। एक इंडिविजुअल से निकली हुई डिफरेंट स्पीशीज़ जो पहले वाली स्पीशीज से बिल्कुल अलग दिखती है तो उसे हम बोलेंगे स्पीशीशन। अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक की। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप की गई थी एलेक्स जेफरी के द्वारा और उसने देखा क्या, उसने लिए सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रोब का मतलब मैंने आपको कल बताया था, प्रोब का मतलब वो होता है, देखो हमने कहा था कि हमें पता होता है ऑलरेडी कि कौन सा हिस्सा आपका रिपीट कर रहा होगा, तो हम उस रिपीट को लैब में बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोब। और बेटा उसका जो फॉस्फोरस होता है ना उसको रेडिएक्टिव कर देते हैं। तो प्रोब क्या होता है, एक लैब में बना हुआ सिंथेटिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे वीएनटीआर प्रोब। अब इस वीएनटीआर का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, और इसके अंदर सदर्न ब्लॉट का मतलब होता है जब आप अपने डीएनए को ब्लॉट करते हो, डीएनए को चिपकाते हो कहीं पे, सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन करते हो और साथ में क्या यूज़ करते हो, वीएनटीआर, ये एक सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड जो कि रेडियो लेबल्ड है, इसको यूज़ करते हो। तो सबसे पहले इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, हम अपना डीएनए आइसोलेट करेंगे, जो भी सेल आपको दी है उससे डीएनए आइसोलेट करो, फिर उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करो ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े बने, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करो, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट करने के बाद उसे नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन पे चिपका दो। मेम्ब्रेन पे चिपकाने के बाद आपने जो वीएनटीआर बनाए हैं प्रोब की फॉर्म में उन्हें क्या करो, इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे फेंक दो। फेंकते ही क्या करेंगे, ये अपने उन हिस्सों के पास जाके चिपक जाएंगे। मान लो ये AGCT इसमें प्रेजेंट है, तो AGCT जो होगा उसके लिए प्रोब हम क्या बनाएंगे, TCGA। ये TCGA प्रोब अपने अपोजिट स्ट्रैंड पे जाके लग जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो क्या आपका सीक्वेंस है ये आपके उस पेज पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट करने के लिए आप इनको ऑटो रेडियोग्राफी में रखोगे। बेटा जो भी आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो या फिर जो भी आप अपने प्रोब में रेडियोएक्टिविटी लगाते हो बेटा, वो आप कहीं ना कहीं बिना रेडियोग्राफी के चेक नहीं कर सकते। इसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, आपके डीएनए फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब वीएनटीआर की बात करते हैं, थोड़ा वीएनटीआर के बारे में बात करते हैं। वीएनटीआर्स क्या होते हैं, कल हमने कहा था कि हमारे पास रिपीटेटिव डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं, और सैटेलाइट डीएनए का मतलब होता है इसके पास वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स पाए जाते हैं। टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के रिपीट, और वेरिएबल नंबर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में वो सीक्वेंस वेरिएबल होते हैं। तो वीएनटीआर क्या कहते हैं, एक मिनी सैटेलाइट वाला एरिया है जिसमें आपके स्मॉल डीएनए सीक्वेंस को हम अरेंज करते हैं, ठीक है, टेंडमली मतलब अपने आप को रिपीट करते हुए, और बहुत सारे कॉपी नंबर मतलब पूरी सीक्वेंस बहुत बार रिपीट होगी। ये कॉपी नंबर वेरी करते हैं आपके क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। हो सकता है आपके CGAT का या AGCT का एक क्रोमोसोम में तो 5 बार नंबर हो, दूसरे क्रोमोसोम में मान लो क्रोमोसोम नंबर 2 में 10 बार नंबर हो, क्रोमोसोम नंबर में इसका 3 बार नंबर हो। और ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स होते हैं बेटा, ये आपका बहुत ही हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब तुम में और मुझ में इन रिपीट के नंबर बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। मेरी क्रोमोसोम नंबर 1 में अगर 5 है तो हो सकता है तुम्हारे में 6 हो, तो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हो गया ना बेटा, हाई डिग्री। तुम में और मुझ में इन रिपीट की अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहेंगे भाई हमारे और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ रिजल्ट
द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज। अब इन VNTR का जो हम बना रहे हैं या फिर आपके DNA में पाया जा रहा है, इनका साइज होता है 0.1 से 20 KB। आपके बेसिस को बेटा KB में कैलकुलेट करते हैं। कंसिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडेशन विद VNTR प्रोब, जब हम हाइब्रिडेशन करवाते हैं VNTR प्रोब के साथ, तो आपका ऑटो रेडियोग्राम जो आपको देखने को मिलता है उसमें आपको बहुत डिफरेंट साइजेस के बैंड दिखाई देते हैं। ये जो बैंड होते हैं, ये बैंड आपके किसी एक इंडिविजुअल के DNA को दिखाते हैं, और एक इंडिविजुअल के DNA को तो ये बैंड्स दिखाएंगे, और ये बैंड जो भी आए हैं ये आपके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करते हैं किसी पॉपुलेशन में। मतलब आपका और मेरे बैंड सेम नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस ना हो, एक जाइगोट से बने हुए 2 ट्विंस ना हो। अब जो सेंसिटिविटी है इस टेक्निक की, वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम, जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का यूज़ करते हैं। बेटा आपको एक एरिया से एक सिंगल DNA सैंपल मिला है। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि उसे एक सिंगल DNA सैंपल से आप पूरा सिस्टम बना लोगे। तो आप क्या चाहते हो कि आपके एक्सपेरिमेंट के लिए आपके DNA का अमाउंट ज़्यादा हो, तो DNA का अमाउंट ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, PCR। कंसिक्वेंटली DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। एक सिंगल सेल से भी अगर आपने DNA निकाल लिया ना, तो आप पूरा का पूरा DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। कैसे? सिंगल सेल का DNA निकालो, उसे PCR में भेज दो, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। अब आप आराम से क्या कर सकते हो, फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। फोरेंसिक एप्लीकेशन के अलावा भी आपकी DNA फिंगरप्रिंटिंग की बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे ये आपकी पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक एरिया की पॉपुलेशन में आपकी रिपीट्स कितनी बार है, कितनी डाइवर्स है वो पॉपुलेशन, ये चेक करने के लिए भी होता है। और करंटली डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंटिंग्स। पहले हम एक तरह के VNTRs यूज़ करते थे, अब हम अलग अलग प्रोब्स यूज़ कर रहे हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करने के लिए। अब देखो, अब एक बार ये देखना, ये वाला डायग्राम देखो। हुआ ये कि हम आपके फिंगरप्रिंटिंग को किसी जो मर्डर केस होता है उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास ना क्राइम सीन पे ये DNA मिला था, क्राइम सीन पे एक सेल मिली, सेल में हमें DNA मिला। सेल में बेटा 23 पेयर ऑफ DNA होंगे, हमें पता है। और बेटा 2 हमें सस्पेक्ट मिले, एक का नाम A है, एक का नाम B है। इनकी भी हमने, मान लो आपका हेयर फॉलिकल की सेल ले ली, ब्लड की सेल ले ली, इनकी भी हमने सेल ले ली। हमने क्या करा बेटा, सेम इनकी सेल को पहले तोड़ा फोड़ा, तीनों की सेल को तोड़ फोड़ के एंडोन्यूक्लियस डाले। एंडोन्यूक्लियस डालने के बाद आपने इन तीनों की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद आपको इस तरीके से प्लेट मिली, ठीक है, ये मिल गई आपको प्लेट। इस प्लेट की क्या करी, सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग में हम क्या करते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन लेते हैं और उसको आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जो प्लेट है इस पर चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद उस मेम्ब्रेन के ऊपर सेम पोजीशन में आपके बैंड्स देखने को मिल जाता है। अब आपने क्या करा, देखो ये 3 चीज़ें देखो। आपने क्रोमोसोम नंबर 7 लिया A का, B का भी 7 लिया, 2 लिया, इसका भी 2 लिया, इसका 16 लिया, इसका भी 16 लिया। सेम आपने क्राइम सीन पे जो DNA पड़ा हुआ था उसका खाली क्रोमोसोम नंबर 7 देखा, 2 देखा और 16 देखा। हमें ये पता थी कि हमारे पास, इन सब के पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस तो रिपीट में होगी ही होगी। मान लो वो सीक्वेंस है AGTC। ये टेंडम रिपीट तो सब में ही पाई जाती है, पर बस ये पता करना है कि किस में कितनी है। तो हमने इसका VNTR बनाया, ठीक है, एक प्रोब बनाया, ठीक है। इस प्रोब को उठाया और इस प्रोब को फेंक के मारा इसके ऊपर, इंडिविजुअल A के ऊपर। तो इंडिविजुअल A के ऊपर फेंक के मारते ही तुम्हें क्या पता चला, आपका जो प्रोब था वो आपकी क्रोमोसोम नंबर 7 में पैटर्नल क्रोमोसोम में 3 जगह जुड़ा, तो 3 जगह लाइट दिखाई दी। मैटरनल क्रोमोसोम पे 4 जगह लाइट दिखाई दी। सेम यहाँ पे देखो, इतनी जगह लाइट दिखाई दी, यहाँ पर इतनी जगह लाइट दिखाई दी। सेम आपकी क्राइम सीन पे जो DNA पाया गया है इसमें इतनी सारी लाइट्स दिखाई दी। ऐसे ही आपने क्रोमोसोम नंबर 7 को देखा कि कितनी जगह आपका प्रोब जाके जुड़ा है। जितनी जगह आपको चमकती हुई दिखाई देंगी उससे आपको ये पता चल जाएगा कितनी जगह आपका प्रोब जाके जुड़ा है। अब आपके पास 3 शीट्स हैं। कितनी शीट्स हैं आपके पास, 3 शीट्स हैं, नंबर 1 शीट, नंबर 2 शीट और नंबर 3 शीट। इन 3 शीट्स को आप एक दूसरे के आइड साइड रख के देखो, किसमें क्रोमोसोम में आपको सेम नंबर ऑफ चमकती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो देखो, इसका क्रोमोसोम नंबर 7 देखो और इसका क्रोमोसोम नंबर 7 देखो। इसमें भी क्रोमोसोम पे आपको सेम नंबर ऑफ चमक दिखाई दे रही है, इसमें भी आपको सेम नंबर ऑफ चमक दिखाई देने को मिल रही है। इसमें देखो, इसमें भी सेम चमक दिखाई दे रही है, इसमें भी सेम चमक दिखाई दे रही है, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सस्पेक्ट के DNA के
स्पेसिफिक क्रोमोसोम में जहाँ जहाँ ये रिपीट पाई जा रही है, सेम इस बी इंडिविजुअल के डीएनए में रिपीट देखने को मिलते हैं। अभी मैंने बोला किसी भी दो इंडिविजुअल के क्रोमोसोम में सेम रिपीट नहीं होती, इसका मतलब आपका इंडिविजुअल बी और आपका क्राइम सीन में जो डीएनए मिला है वो वाला डीएनए क्या है, सेम। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो क्राइम सीन के डीएनए हैं वो मैच करते हैं नहीं। दूसरा बेटा, पैटर्निटी टेस्टिंग, या फिर ऐसे मान के चलो, अगर फिर तुम ये कह दोगे मैडम अगर हमारे दो भाई बहन हैं तो एक मर्डर करके दूसरे को पकड़ लो, नहीं, आप ये आपके मदर है, ये आपके फादर में क्रोमोसोम है, तो बेटा हो सकता है ये वाले क्रोमोसोम आप में आए हुए हों और ये वाला क्रोमोसोम आपके भाई में आया हुआ हो, तो हैं तो अलग अलग क्रोमोसोम। तो जब तक आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं हो बेटा, आपके क्रोमोसोम में सेम नंबर ऑफ रिपीट्स नहीं पाई जा सकती है। ठीक है बेटा, कल हम फर्दर एनसीईआरटी रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।